बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेसन है वो है आज की जो हम वो है होप इज़ द थिंग विद फेदर्स। ठीक है, और ये है यूनिट नंबर 8 बनता है। इसका एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। ठीक है, सबसे पहले जो इसमें है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। Poet comparisons of the hopes to a bird is made in the form of dish metaphor। ठीक है, मेटाफर किसे कहते हैं? मेटाफर में जब आप कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का तो उसे हम कहते हैं मेटाफर। ये आगे चल कर आपको समझ आ जाएगी कि मेटाफर किसे कहते हैं, लेकिन अभी तक अब आप इतना समझ लें कि द पोइट कंपैरिजन ऑफ होप टू अ बर्ड, ये इसे क्या कहेंगे लिटरेरी लैंग्वेज में, पोइट की ज़ुबान में इसे हम कहते हैं मेटाफर। ठीक है, The poet used the word gale and storm as a metaphor. What do these words represent? ये दोनों अल्फाज जो है ना, storm और gale, किस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं? ये करते हैं hard और painful times को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वो है कि hope is helpful in the times of pain, sorrow and difficulty. Which of the following lines from the poem best support the statement? होप इज़ हेल्पफुल इन द टाइम ऑफ पेन, सोरो एंड डिफ़िकल्टी। जो उम्मीद होती है वो क्या होती है? वो दर्द में, गम में और मुश्किल में जो है ना वो मदद देती है। तो ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोइम बेस्ट सपोर्ट द स्टेटमेंट। नीचे में कौन से लाइन्स जो है ना इसको बेहतर तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं? तो नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है and sweetest in gale is heard and sore must be storm। ठीक है, तो ये लाइन इसको बेस्ट सपोर्ट करती है। नेक्स्ट नीचे आते हैं हम। ठीक है, अच्छा, the poet says that and sings the tune without the words, which is why the bird of hope sings in the tune that has no words। कि वो क्यों गाती है उस ट्यून में जिसके कोई अल्फाज नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे आए टू एम्फसाइज दैट होप डज नॉट नीड टू बी पुट इन द वर्ड्स टू बी फिल्ड। ठीक है, कि होप जो है ना, एम्फसाइज दैट होप डज नॉट नीड वर्ड्स टू बी पुट इन द वर्ड्स टू बी फिल्ड, कि उसको अल्फाज में अल्फाज की शक्ल दी जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है रीड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोइम। ठीक है, पोइम को आपने पढ़ना है और फिर क्या कहना है? वाई डज द वर्ड अबेश मीन्स इन द अबो लाइन्स। यहाँ पे देखिए ये है दैट कुड अबेश द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड का क्या मतलब है? कंफ्यूज करना। ठीक है, एंड सोर मस्ट बी स्टॉर्म द दैट कुड अबेश द लिटिल बर्ड दैट कीप्स सो मेनी वर्म्स। तो यहाँ पे जब यह कहता है कि व्हाट डज द अबेश मीन्स, तो इसका मतलब है कंफ्यूजन, कंफ्यूज होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं तो क्वेश्चन है वोकैबलरी का। वोकैबलरी में वो कहता है कि इमेजरी क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे कि हम ऊपर मेटाफर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने डिफिनीशन दी हुई है। इमेजरी मीन्स टू यूज़ फिगरेटिव लैंग्वेज। ठीक है, टू प्रेजेंट ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड आइडियाज़ इन सच अ वे दैट अपील्स टू आवर फिजिकल सेंसेशन। जो फिजिकल सेंसेशन को अपील करे, क्या चीज़? ऑब्जेक्ट, एक्शन एंड आइडियाज़, तो हम इसको क्या कहते हैं? इमेजरी। द वर्ड इमेजरी इज एसोसिएटेड विद द इमेजरी पिक्चर दैट वी ड्रा इन आवर माइंड्स बाय यूज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स। अल्फाज के ज़रिए हम जो क्या करते हैं? पिक्चर ड्रा करते हैं अपने माइंड के, तो वो इसको वर्ड्स दैट क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडिया। विजुअल का मतलब है माइंड में जो रिप्रेजेंट करती है आइडिया, उनको हम ड्रा करते हैं इसमें से। ठीक है, अभी एग्जाम्पल आप देख ले, क्या कहते हैं? इट वॉज अ डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट। तो ये किसको करता है रिप्रेजेंट? ये अल्फाज जो है ना, इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट, ये हमारे साइड को, नज़र को करता है। ठीक है, द चिल्ड्रंस वॉज स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड, ये किसको करता है? अपील टू आवर सेंस ऑफ हेयरिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग। ही स्मेल्ड अरोमा ऑफ कॉफ़ी, तो ये किसको करता है? ये स्मेल को करता है। इस तरह जो अल्फाज है वो हमारी इमेजरी है, वो हमारे डिफरेंट सेंस को अपील करती है, हम उसको फील करते हैं। ठीक है, इमेजरी इन द पोइट्री भी इस्तेमाल होती है। ठीक है,
Poet use language to appeal the sense to the use of imaginary. In the line above, the poet uses the sense of sight to create host of golden daffodils beside the lake. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो इमेजरी का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे उन्होंने जिक्र कर दिया है कि पोइट्री हम इमेजरी में भी यूज़ करते हैं और राइटिंग में भी हो सकती है। तो यहाँ पे चलते हैं, अभी है कॉनोटेटिव मीनिंग एंड डेनोटेशन, कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन मीनिंग। तो डेनोटेशन मीनिंग हाँ या डेनोटेटिव मीनिंग जो है ना वो डिक्शनरी की मीनिंग होती है, ठीक है, जो डिक्शनरी में अवेलेबल होती है लिटरल, और ये दूसरी जो होती है वो इमोशनल या फीलिंग वाली जो होती है वो मीनिंग होती है, ठीक है। नीचे पैराग्राफ में इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब ये आया है, अच्छा यहाँ पे अभी वो कह रहे हैं कि इसके मीनिंग आप बताएं, ठीक है। गेल के मीनिंग क्या है, कॉनोटेटिव और कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग इनके क्या बनते हैं। तो यहाँ पे अगर गेल को देख ले तो गेल का मतलब है एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा जब चलती है, ठीक है, इसके मीनिंग होते हैं एक्सट्रीम तेज़ हवा जो चलती है, ठीक है, ये इसके कॉनोटेटिव मीनिंग हो गए। अच्छा ये इसके डेनोटेटिव मीनिंग हो गए। कॉनोटेटिव मीनिंग को अगर हम एग्जांपल यहाँ पे दे तो इसका मतलब है एन एक्सट्रीम्स, इसका मतलब है डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। जब तेज़ हवा चलती है तो फिर मूव करना मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। दूसरे नंबर पे है वार्म का मतलब है हॉट, गरम, ठीक है, लेकिन अगर ये इसके डिक्शनरी के मीनिंग है डिनोटेटिव मीनिंग। कॉनोटेटिव मीनिंग अगर हम इसके लें तो इसके क्या बनेंगे, वो कहते हैं कि एक्टिव एंड होपफुल, एक्टिव एंड होपफुल, ठीक है, इसके मीनिंग ये बनेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सी का मतलब है यहाँ पे अगर इसके लिए अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, आपको भी पता है समंदर में क्या होता है, पानी होता है, लेकिन इसके अगर इमोशनल और कॉनोटेटिव मीनिंग हम लें तो वो यहाँ पे इसके बनेंगे लार्ज नंबर, क्योंकि सी क्या होता है, बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सट्रीमिटी। एक्सट्रीमिटी का मतलब है द फर्देस्ट पॉइंट एंड, दूर वाला, जो क्या कहते हैं एक्सट्रीमिटी का, दूर वाला पॉइंट, फर्देस्ट, ठीक है, दूर। तो यहाँ पे इसके अगर कॉनोटेटिव मीनिंग देखेंगे तो यहाँ पे भी बिल्कुल जो चीज़ दूर होती है वो अचीव करना या पाना मुश्किल होती है, तो इसको हम कहते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन या डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। चिलिस्ट का मतलब है अनप्लेजेंट कोल्डनेस। कोल्डनेस ये इसके डिनोटेटिव मीनिंग है डिक्शनरी वाले, वो कोल्डनेस जो मतलब बर्दाश्त से बाहर हो, जिसका मज़ा ना आए, ठीक है, या अनप्लेजेंट नाखुशगवार सर्दी, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखे जाए तो इसके कॉनोटेटिव मीनिंग क्या बनते हैं, अनप्लेजेंट सिचुएशन, फेयर एक्सेट्रा। अनप्लेजेंट सिचुएशन, फेयर एक्सेट्रा, ये इसके कॉनोटेटिव मीनिंग बनते हैं। इसके आपके हम नोट्स देंगे, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग लाइन्स इंडिकेट्स, अच्छा which of the poem indicates metaphors and imagery? Which lines of the poem? तो which line of the poem indicates metaphor and imagery? metaphor का मीनिंग भी आपको पता चल चुका है, imagery को पता चल चुका है। ये आप पोइम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेटाफर और वो क्या कह सकते हैं। यहाँ पे हमने नोट्स में सॉल्व को इजीली सॉल्व भी किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है specify whether the following lines from the poem you have read earlier represent personification, metaphor और imagery, ठीक है। तो इस तीनों में से ये क्या चीज़ स्पेसिफाई कहते हैं। I wandered lonely as a cloud, ये क्या है, ये सिमिली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है he stirred his velvet head, ये जो है ना velvet head, ये पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट है even if they are a crowd of sorrow, ये भी पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है I faked a smile
I faked a small smile and then shifted away. ये यहाँ पे क्या आ गया, इमेजरी आ गया, ठीक है. Which is the bliss of solitude, ये भी यहाँ पे क्या है, इमेजरी है, ठीक है. They looked like the fattened beads I thought, ये यहाँ पे क्या है, सिमिली है. अच्छा, a host of daffodils, a host of golden daffodils, ये भी यहाँ पे इमेजरी है, ठीक है. नेक्स्ट है दिस बिगेन ह्यूमन गेस्ट हाउस, ये यहाँ पे मेटाफर है, ठीक है. द 10,000 I saw a glance, ये यहाँ पे क्या है, इमेजरी है, और ये भी यहाँ पे इमेजरी है, ठीक है. तो सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, मैक्सिमम, ये तीन ही इस पॉइंट में यूज हुई है जिसकी हमने आइडेंटिफिकेशन कर ली. नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, उसका क्या कहता है कि विच वर्ड स्लैश फ्रेज इन द पोइम मीन्स द सेम, कि इसका सेम मीनिंग क्या है. मिसाल के विच वर्ड और फ्रेज इन द पोइम हैव द मीनिंग रिएक्ट टू हार्डशिप. तो यहाँ पे कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं पोइम में इस लफ्ज़ के लिए ना, तो इसके लिए हुए हैं एंड, स्वीटेस्ट, इन द गेल, इज हेयर्ड, ठीक है. इसके लिए ये अल्फाज यूज हुए हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है वो है होप नेवर स्टॉप्स, के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, एंड नेवर स्टॉप एट ऑल. नेक्स्ट हमारे पास है फाउंड एवरीवेयर, आई हैव हेयर्ड इट इन द चिलेस्ट लैंड एंड ऑन द स्ट्रेंजेस्ट सी, ठीक है. ये मैंने बयान कर दिया, ये लंबा है, थोड़ा लिखना मुश्किल हो जाएगा. नोट्स में आपको सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं, ठीक है. लिव्स इन द सोल, पर्चेज इन द सोल, ठीक है, पर्चेज इन द सोल. नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट्स ऑफ हार्डशिप, that could abash the little bird, that, ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है. that could abash the little bird, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, राइटिंग वाला सेशन है ये, राइटिंग में हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है प्रेपोजिशन का, यहाँ पे इस्तेमाल दिखाया गया है कि प्रेपोजिशन क्या होती है चीज़. प्रेपोजिशन शोज द रिलेशन बिटवीन आइडियाज इन द सेंटेंस. प्रेपोजिशन यूजुअली आंसर द क्वेश्चन वेयर एंड व्हेन, ठीक है. दे ऑफन टेल द लोकेशन ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम और स्पेस. ये अक्सर आपको टाइम एंड स्पेस में एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताते हैं, ठीक है. यूज द कॉमन प्रीपोजिशंस फ्रॉम द वर्ड्स बैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है. प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए आपने इसको कंप्लीट करना है वर्ड बैंक को. तो चलते हैं इसकी तरफ. अच्छा, पहला जो है वो है द प्रिंसेस लिव इन, यहाँ पे क्या आएगा, इन द कैसल. आई बॉट सम मिल्क फ्रॉम, कहाँ से लाए हो, फ्रॉम द ग्रॉसरी शॉप. माई सिस्टर सैट विद, ठीक है, माई मोम, विद माई मोम इन द बस, ठीक है. When we got ready for dinner, I had to take my books. I had to take my books from table, ठीक है. We took a trip dash town last week. To the town last week. He is at home. अच्छा, her apartment is at second floor. The boat will take you across the river. अच्छा, the street runs
द सी फ्रंट, along, ठीक है। I prefer to ride my bike down the hill, ठीक है। तो ये आपका प्रीपोजिशन वाला भी जो है ना वो कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ, वो है रीराइट ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो एडिंग अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे डिफिनीशन उन्होंने दी है प्रीपोजिशनल फ्रेज की, ठीक है। उसको थोड़ा सा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्रामर के सेशन में फिर इसको हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे। A preposition is a part of speech just like a noun. A prepositional is a part of speech just like a noun or a verb. It connects a noun or pronoun to another words in the sentence, showing us the relationship between them. Relation बनाता है noun और pronoun की। Preposition usually answers the questions where and when, telling us about the person or object locating in either time or space. This information often need to be given using a group of words rather than a single words. We call the group of words a preposition phrase, ठीक है। preposition of phrase और preposition जो है ना इसका एक ही काम है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कहता है कि rewrite each of the sentences below adding a prepositional phrase from the list below, ठीक है। तो यहाँ पे prepositional phrase का हम ऐड करेंगे। The children played seesaw at a park, at the park, ठीक है। The cupcake is your with sprinkles, with SPRINKLES, with sprinkles, ठीक है। The lion was killed by किस पे हुआ है? by the hunter, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, ठीक है। नेक्स्ट है लुबना रोड हर बाइसाइकिल अक्रॉस द यार्ड, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? राइट अ सेंटेंस यूजिंग द प्रीपोजिशनल फ्रेज बिलो। प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल करते हुए हमने एक सेंटेंस अभी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या कहते हैं? अबाउट द बुक। अच्छा, अबाउट द बुक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आई डू नॉट नो अबाउट द बुक, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर द रिवर, द बर्ड आर फ्लाइंग ओवर द रिवर, the birds are flying over, और बाकी ये लिखेंगे the rivers, ठीक है। नेक्स्ट है on Thursday, he often comes to village on Thursday, he often come to village on Thursday, ठीक है। ये लिख लेंगे by the chair, he left his bag by the chair, he left his bag by the chair, ठीक है। CHAR ये लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका ये जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इन ईच सेंटेंस, सर्कल द प्रीपोजिशन, ठीक है। तो आ जाए माई ग्रैंड पेरेंट्स इंजॉय बोटिंग, ये आपका हो गया प्रीपोजिशन। ऑन द ब्यूटीफुल लैक, ठीक है, ऑन द ब्यूटीफुल लैक। अच्छा, स्पाइडर डू नॉट यूजुअली बिल्ड वेब्स इन अ बिजी एरिया, ठीक है। आवर क्रिकेट टीम प्लेड वेल ड्यूरिंग द चैंपियनशिप टूर्नामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है द सन शाइन ब्राइटली इन afternoon, I saw a wonderful painting by Sadiqain, ठीक है। तो ये इनके प्रीपोजिशंस है और रेस्ट ऑफ ये क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसके साथ ही आपका जो यूनिट नंबर 8 है वो भी इख्तिताम पजीर हुआ। शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आप अपना सिलेबस इन टाइम कंप्लीट कर सकें।